हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्राचीन इतिहास में आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। इतिहास। इति मतलब होता है समय या पूर्व, और हास मतलब घटित हो, यानी इतिहास। हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द है और इसी से हिस्ट्री बने हैं, यानी जो हिस्टेरी से हिस्ट्री बने। समय पूर्व घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं। समय पूर्व घटित घटनाओं का साक्ष्यों के माध्यम से अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, और भारतीय इतिहास का पिता जो है मेगास्थनीज को कहते हैं। हेरोडोटस ने जो है इतिहास की घटित घटनाओं का सर्वप्रथम संकलन करके हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है या कहते हैं। मेगास्थनीज द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज जो है ग्रीक का शासक सेल्यूकस निकेटर का जो है उसी के साथ में आया था, जिसने चंद्रगुप्त के साथ युद्ध किया था। उस समय मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और उस समय जो है मगध का सम्राट भारत का सम्राट कहते थे। उस समय के जो मगध का सम्राट होता था भारत का सम्राट कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 बीसी में एक युद्ध हुआ था, यानी बीसी मतलब ईसा पूर्व। एवं इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की और सेल्यूकस निकेटर को हराया। इसलिए 4 संधियां हुई थी। इन 4 संधियों में जो है दूसरी संधि थी कि मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा जाएगा चंद्रगुप्त के दरबार। मेगास्थनीज जो है मौर्य काल में भारत आया था, तथा इसने जो है मौर्य काल के दरबार में रहते हुए एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने जो है मौर्य प्रशासन, मौर्य काल की घटनाओं के बारे में अच्छी जानकारी दी, भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी दी। यह पुस्तक जो है भारतीय इतिहास पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रथम भारतीय इतिहासकार जिसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी वह बाणभट्ट है। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो लगभग 650 ईस्वी के आसपास के। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यानी हम प्राचीन इतिहास को कैसे जान सकते हैं, तो इसके जो है 3 हो सकते हैं माध्यम। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्री। पुरातात्विक स्रोत जो है सिक्के, मोहरे, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, जीवाश्म यानी डेड बॉडी। जीवाश्म की आयु जो है C14 यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकाली जाती है, और चट्टानों की आयु जो है रेडियो डेटिंग के माध्यम से निकाली जाती है, और यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। साहित्यिक स्रोत ये 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक स्रोत और अधार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। अधार्मिक स्रोत में जो है इंडिका, अर्थशास्त्र आदि। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है मेगास्थनीज, वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग और इब्न बतूता अल-बरूनी आदि ने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इनके जो जो भी इन्होंने पुस्तकें लिखी उनके माध्यम से। अब देखते हैं अपन प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। एक ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारी केवल साक्ष्यों से मिलती है। लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि अनुपस्थित थी। उस काल को प्राक या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, और इसका जो है समय भी देख ले सकते हैं आप। 50,000 ईसा पूर्व से जो है 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल का समय काल था। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसका समय काल है 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जहाँ पे हमें साक्ष्यों के माध्यम से जानकारी के साथ साथ लिपि की जानकारी भी मिलती है, लेकिन यह लिपि पढ़ी ना जा सके। अभी तक जो है ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से अब तक का है। वह काल जहाँ पर हमें साक्ष्यों के साथ लिपि भी मिली है और लिपियाँ पढ़ी भी गई हैं, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जैसे वैदिक काल से अब तक ऐतिहासिक काल है। पाषाण युग। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल जो है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व या 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सभी परीक्षाओं में लगभग लगभग। तो एक निश्चित स्थान पर जो है लोगों का रहन सहन, बोल चाल और एक संस्कृति कहलाती है, और यही संस्कृति जो है जब एक बड़े भूभाग पर फैल जाती है तो इसे सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम जो है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और मातृसत्तात्मक सभ्यता। सिंधु का अर्थ है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 3000 साल पुरानी सभ्यता है।
कांस्य युगीन सभ्यता मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की। तांबा जो एक मुलायम धातु होती थी, अन्य धातुओं की अपेक्षा तांबा में टिन मिलाया गया, जिससे एक नई और मजबूत धातु कांस्य मिली। इस काल में मानव ने सर्वाधिक कांस्य का उपयोग किया, तो उस काल में जिसमें मानव ने कांस्य का उपयोग किया उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। मानव ने जब चलना प्रारंभ किया तो मानव ने सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया। मानव ने पत्थरों के औजार, बर्तन आदि बनाए। ऐसी सभ्यता जिसमें मानव ने पत्थरों के साथ साथ धातु का प्रयोग किया, ऐसी सभ्यता को हम प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऐसी सभ्यता जो सरस्वती घग्गर नदी के आसपास बसी है, ऐसी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। खोज जो है 1826 में चार्ल्स मेसन एक गांव की तरफ से जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग गांव से थोड़ी दूर पर जाकर उस स्थान पर खुदाई करते हैं और खुदाई करके वहाँ से कुछ ईंटें आदि लाकर अपना घर बना रहे हैं। चार्ल्स मेसन को विचित्र लगा, इन्हें पुरानी चीज़ों से लगाव था, तो इन्होंने भारत में द नैरेटिव जर्नी ऑफ इंडिया में, यानी जो ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इन्होंने इस घटना का जिक्र किया और बताया कि एक यानी इस छोटे से स्थान से लोग ईंट पत्थर आदि निकाल कर अपने घरों का निर्माण करते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस घटना को दबा दिया। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की अगर जानकारी मिलती है तो चार्ल्स मेसन द्वारा ही मिलती है। इसके बाद 1853 में जो है रेलवे का विकास हुआ और मुंबई में सबसे पहले हुआ। 1856 में कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो बंटन ब्रदर यानी जॉन बंटन और विलियम बंटन जो है, ये दोनों भाई थे, ये इंजीनियर थे और इन्हें जो है पत्थर की आवश्यकता थी, यानी पत्थरों की आवश्यकता जो रेलवे ट्रैक पे हम डालते हैं, उनकी आवश्यकता थी, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए तो इन्होंने देखा कि एक स्थान है यहाँ पर खुदाई हो रही है जिसमें ईंटें पत्थर खोपड़ियाँ आदि निकलते ही जा रहे थे, तो इन्होंने ये जानकारी अपने अधिकारी अलेक्जेंडर कर्निंघम को दी। अलेक्जेंडर कर्निंघम को पुरानी वस्तुओं से लगाव था, जिसके कारण कर्निंघम ने ब्रिटिश सरकार को जो है पत्र लिखा और उस पत्र में बताया कि यहाँ पर बहुमूल्य और कीमती वस्तुएं निकल रही हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि कीमती वस्तुएं हैं तो ब्रिटेन भिजवा दो, और जो वस्तुएं कीमती नहीं उन्हें बंगाल के कलकत्ता जो है म्यूजियम एशियाटिक सोसाइटी में जमा करवा दो। लेकिन अलेक्जेंडर कर्निंघम को जो है पुरानी चीज़ों से और वस्तुओं से लगाव था, तो बस इस लगाव के कारण जो है उन्होंने 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने 1873 में उत्खनन के कार्य के लिए प्रकाश में नहीं आए, यानी कि इसके अलावा इन्होंने 1873 के में जो है उत्खनन के कार्य के लिए कार्य किए इन्होंने, लेकिन जो है प्रकाश में नहीं आए इनके कार्य जो इन्होंने किए। जब सरकार द्वारा इस सभ्यता पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। पुरातत्व विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल ने 1921 में जिम्मेदारी उठाई और दो लोगों को अपने साथ लिया। इनमें से एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखालदास बनर्जी। तो 1921 में हड़प्पा में पहला फावड़ा दयाराम साहनी ने चलाया, यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की और राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो पर सर्वप्रथम जो है खुदाई करवाई और 1922 में यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। यहाँ पे नोट में है कि 1861 में भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था, उसी के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। ध्यान ये जो है उसका विस्तार देख लो सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पश्चिम में बलूच है, उधर महाराष्ट्र है, इधर यूपी है, इधर तिब्बत है, उधर मांडा है, जम्मू कश्मीर। इसका विस्तार जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद की परवरा नदी तक है। पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगी डोर या दाशंग नदी के किनारे मकरान तट तक है और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी तक है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो है ये सुतकांगी डोर, इधर दाशंग नदी मकरान तट बलूचिस्तान पाकिस्तान में, इधर मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, इधर जो है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, उधर जो है दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर। इस सभ्यता की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी आप इसे कह सकते हैं। लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से हमें 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं जो कि किसी लिपि में ना लिखकर चित्र के रूप में लिखा गया है, यानी चित्रात्मक लिपि थी। 1925 में सर्वप्रथम वर्ल्ड से वेडिल सर ने इसे पढ़ने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। 1934 में हंटर सर ने इस लिपि को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे। इस लिपि की लिखने की शैली जो है ब्रशफोटन शैली या गोमुद्रिका शैली या हलावरत शैली के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के आविष्कारक जॉन मार्शल
हैं। और काल निर्धारण जो है किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए C14 डेटिंग से यानी कार्बन 14 डेटिंग से पता लगाते हैं। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना करने के बाद इसका काल निर्धारण 3250 से 3750 ईसा पूर्व किया। फेयर सर्विस जो है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मैके ने जो है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल ने 2700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सभ्यता की जो है विशेषताएं देखते थे, नगर नियोजन प्रणाली थी और नगरीय सभ्यता थी। नगर जो है 2 भागों में विभाजित था, ऊपरी टीला और निचला निम्न टीला। पश्चिमी भाग को ऊपरी टीला और पूर्वी भाग को जो है निचला टीला या निम्न टीला कहते थे। ऊपरी टीला जो है दुर्गीकृत था, यानी यहाँ दुर्ग स्थापित थे, जबकि आम लोग निम्न टीला में रहते थे। ऊपरी टीला में मुख्य द्वार होता था। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से ग्रिड पद्धति यानी जालनुमा पद्धति पर आधारित थी। यहाँ की जो है जल निकासी उच्च कोटि की थी और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थी। सड़कों के किनारे बने घरों का दरवाजा मुख्य द्वार की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था। इस सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और ईंटों का आकार जो है 4:2:1 के अनुपात में है। और जो है ईंटें अलंकृत होती थीं, वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। धार्मिक जीवन जो है हड़प्पावासी जो है मात्र देवी की पूजा करते थे तथा इनका समाज भी मात्र सत्तात्मक होता था। यहाँ पर पशुपति जो है शिव की पूजा की जाती थी। यहाँ पर लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। यहाँ पर जल, अग्नि, वृक्ष और पशुओं की पूजा की जाती थी। हमें यहाँ से जो है एक मोहर या सिक्का प्राप्त होता है और एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके आसपास ढेर सारे जानवर मिले हैं। हमने ये अनुमान लगाया कि ये पशुओं के देवता थे, यानी पशुपतिनाथ जी थे। वर्तमान में पशुओं के देवता शिव भगवान हैं, यानी ये भगवान शिव की पूजा करते थे। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर जो है भैंसा, गैंडा, हिरण, बाघ अलंकृत हैं। ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी होते थे। इन्होंने जल की पूजा की और इनकी जल की पूजा करने के साक्ष्य हमें एक तालाब से मिलते हैं। ये जो तालाब मिलने से होते हैं। तालाब में कुंड प्राप्त हुआ या यहाँ से जो है सीढ़ीनुमा स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये अग्नि की पूजा करते थे। अंतिम संस्कार में जो है इनका जो है 3 प्रकार से होता था: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण लोगों की मृत्यु के बाद उनको पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें जो है पहले मृत शरीर को किसी वृक्ष या खंभे पर टांग दिया जाता है अपनी श्रद्धा अनुसार 15 दिन या 21 दिन। उसके बाद चील कौवे द्वारा मांस को खाने के बाद जो अवशेष बचते थे उनको दफना दिया जाता था। भारत में पारसी समाज में इसी तरह का दाह संस्कार होता है। इस संस्कार में मृत शरीर को पूरी तरह से अग्नि को समर्पित यानी जला दिया जाता है। ये तीनों प्रकार के जो है अंतिम संस्कार इस सभ्यता में होते थे। यहाँ से हमें युग्म समाधि और साक्ष्य मिले हैं। अधिकतम 3 समाधियाँ एक साथ मिली हैं। आर्थिक जीवन को देख लेते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के बावजूद भी व्यापारिक थी। यह जो है शहरी सभ्यता थी। इनका व्यापार विदेशों के साथ भी होता था। इनका व्यापार यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ जो है फारस के साथ भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की। भौगोलिक स्थिति इसकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है अन्नागार, तरबूज के बीज, स्त्री के पेट यानी गर्भ से निकलते पौधे वाले आकृति की मोहर, उर्वरता की देवी, बकरी की हड्डियाँ, शंख पर बना बैल इत्यादि हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इसके आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ होती थी, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। इसको नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई। भौगोलिक स्थिति जो है इसकी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है थी। साक्ष्य जो है यहाँ से हमें जो है अन्नागार और सूती कपड़े का साक्ष्य, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मेसोपोटामिया मूल की मोहरें, स्नानागार जो है पशुपति शिव की मूर्ति, एक सिंग वाले पशु की आकृति और मोहरे आदि जो है प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। उसके बाद फिर हम अगला वीडियो जल्द ही इसका लेकर आएंगे। और आप जो है इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट तो अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो करें, आपकी इच्छा हो तो ना करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।